हेलो बच्चों, आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का साइंस स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। फिर बच्चों इस क्लास में हम लोग बेसिक थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायोलॉजी शब्द आया कहां से और बायोलॉजी शब्द किसने दिया और बायोलॉजी के जनक कौन है। तो ये मैं 2 से 4 मिनट आपको लूंगा इंट्रोडक्शन में, जिससे आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन आपका है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, वो भी बेसिकली तौर पे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में, ये आखिर है क्या बायोलॉजी। ठीक है, ये बच्चे ये आखिर बायोलॉजी है क्या और बायोलॉजी शब्द आया कहां से। फिर बच्चों यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो शब्द है यानी कि बायोलॉजी, इसकी हिंदी की बात करते हैं तो फिर बच्चों आप लोग जानते होंगे, इसे आप लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ओके, ये जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो इसके जनक ही फिर बच्चों, इसके जनक हैं आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये आप लोग जानते होंगे, अरस्तु इनके जनक। अब यहाँ पे इसे मैं बाद में थोड़ा सा देखूंगा अरस्तु को, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो फिर बच्चों बहुत अच्छी तरीके से और सरल तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। ये डिफिनेशन था इसका, आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो ग्रीक शब्द हैं, देखिएगा। पहला जो ग्रीक शब्द यहाँ पे मैंने लिखा, पहला जो आपका है बायो बच्चे। पहला शब्द ग्रीक शब्द क्या है? बायो हो गया ग्रीक शब्द पहला। और बायो की अर्थ की बात करते हैं, इसकी अर्थ की बात करें, अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है सजीव। क्या होता है? सजीव इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका दूसरा ग्रीक वर्ड की बात करते हैं तो इसका दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगस बच्चे। लोगस क्या होता है? लोगस इसका दूसरा ग्रीक वर्ड है। और लोगस का अर्थ होता है, अर्थ की बात करते हैं इसका, अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ इसका होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी बच्चे। स्टडी इसका अर्थ होता है लोगस का अर्थ, अर्थात हम लोग इसे बोल सकते हैं अध्ययन। क्या बोलिएगा? अध्ययन। इसे क्या बोलते हैं? अध्ययन। यानी कि लोगस का अर्थ यानी क्या? स्टडी। या स्टडी मीन्स क्या? अध्ययन। ओके, अब यहाँ पे बात समझिएगा थोड़ा सा कि मैं यहाँ पे इसके बीच में एक कारक चिन्ह लगाता हूं। ये का हो गया, सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ये परिभाषा भी सीख लिए और ये शब्द कहां से मिलकर बना ये भी मैंने बता दिया। तो ये ग्रीक वर्ड जो था आपका, उसका अर्थ मैंने बता दिया। और ग्रीक मीन्स यानी कि यूनान भी बोल सकते हैं, यूनानी शब्द है। ओके, ग्रीक शब्द है। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा बात कर रहे थे अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु की जन्म की बात करते हैं, इसके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था फिर बच्चों, इनका जन्म हुआ था 384 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 384 में इनका जन्म हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसके जन्म स्थान की बात करते हैं। तो इसका जन्म स्थान था, जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान था चालकीडिस शहर बच्चे। चालकीडिस, देखिए चालकी हो गया और ये डिस, सही से लिख लीजिएगा आप लोग, चालकी डिस। चालकी डिस शहर था जहां पे इनका जन्म हुआ था अरस्तु का। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट और बातें भी है, जैसे कि इनके शिष्य की बात करते हैं। शिष्य की पहली बात करते हैं तो इनका शिष्य था, इनका शिष्य पर बच्चों थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस बच्चे, थियोफ्रेस्टस इनके शिष्य थे। इसका जिक्र की बात करते हैं तो इसका जिक्र मैं सेकंड स्लाइड में करने वाला हूं। अभी केवल नाम जाने कि इसके शिष्य कौन थे। इसका अरस्तु का थियोफ्रेस्टस थे। नेक्स्ट बात करते हैं थियोफ्रेस्टस के बाद। अब यहाँ पे इसके गुरु के नाम की बात करते हैं तो इनका गुरु था, इनका गुरु की बात करते हैं
अरस्तु के गुरु का नाम बात करते हैं तो अरस्तु के गुरु थे तेरे बच्चों, अरस्तु के गुरु थे ये सिकंदर थे बच्चे। कौन थे? सिकंदर। सिकंदर इनके गुरु का नाम था। सिकंदर इनके गुरु का नाम था। अरस्तु का गुरु का नाम क्या था? सिकंदर। और शिष्य का नाम क्या था? थियोफ्रिस्टस। इतना इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब थोड़ा सा ये जो बातें मैंने बताया ये आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट क्या कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा। और ये मैंने स्टार्टिंग किया है, मैं आपको और अच्छे तरीका से मैं इस तरीका से बताने वाला हूं। आप लोग केवल नोट्स करके इसको रिमेम्बर रखिए। अब आगे चलते हैं। ये जो बायोलॉजी जो शब्द है यानी कि ये जो है इसको बांटने की बात करते हैं तो ये दो वर्डों से यानी कि दो बोल से इसको दो पार्ट यानी कि ये दो भागों में इसको डिवाइड किया गया बायोलॉजी। एक आपका जूलॉजी है और दूसरा आपका बॉटनी है। तो इसे क्यों ना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगले स्लाइड में इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट। फिर बच्चों आप लोग मेरे से जुड़कर ये मत समझिएगा बच्चे कि आप लोग मेरे से अच्छे क्लास नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरे गारंटी के साथ बता सकता हूं बच्चों कि आप लोग इस क्लास में जुड़े, रिकॉर्डेड वीडियो देखें। आप लोग एक एक वीडियो को देखते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग नोट्स करते हैं एक इसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग को बोर्ड के लिए बेहतर होने वाला 2026 में जो एग्जाम होने वाले आपका बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग थोड़ा सा टाइम भी बहुत नहीं लूंगा, मैं तुरंत ये चैप्टर खत्म करके देने वाला हूं और वन बाय वन करके आते रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा जैसे कि मेरे बच्चों मैं फिर से यहां पे लिखता हूं बायोलॉजी। देखिएगा ये जो है इसके बोल सकते हैं बायोलॉजी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में आपकी बात करते हैं, एक पार्ट में यहां बात करें तो एक पार्ट आपका होता है जूलॉजी। जूलॉजी बच्चे, और जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान इसे कहा जाता है। ठीक है, और या आकर की बात करते हैं तो इसके बोल सकते हैं इसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। प्राणी विज्ञान भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान। ओके, और इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो क्यों ना पहले इसी को स्टार्ट कर लें। चलेगा, तो जूलॉजी के जनक जो पेड़ बच्चे जूलॉजी के जनक की बात करते हैं तो इसके जनक की बात करते हैं तो इसका जनक भी अरस्तु ही थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु इनका जनक थे। अब बोलिए सर बायोलॉजी का भी जनक और इसका भी जनक, तो बिल्कुल बच्चे ये वाला पार्ट का भी ये जो जूलॉजी का जो भाग था बोल सकते इन्होंने बनाया था, बोल सकते हैं कि लिखा था, वर्णन किया था पुस्तक में। ठीक है, और इसकी बात करते हैं अरस्तु ने बोल सकते हैं कि एक पुस्तक लिखा था। हाँ, एक पुस्तक था एनिमेनियम बच्चे, पुस्तक था, पुस्तक का नाम मैं लिख देता हूं। वो बुक था बच्चों, उस बुक में एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था एनिमेनियम। एनिमेनियम, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेनियम लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेनियम। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखा था, ये बुक इन्होंने लिखा था। और ये पुस्तक में पर बच्चों लिखने का जो बातें था लिखने का, तो ये लिखे थे इस जरिए से कि क्योंकि इसमें जो जीव था इस पुस्तक में जीवों का वर्णन करके रखे थे कौन? ये अरस्तु। यानी कि लगभग बात करते हैं तो 500 से अधिक जीव जंतु जो थे उसके बारे में इन्होंने वर्णन करके रखा इस पुस्तक में, जिस पुस्तक के नाम क्या? हिस्टोरिया एनिमेनियम। ठीक है, ये था अरस्तु के बारे में। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे इसका सेकंड भाग आपका है बोटनी। क्या बोलेंगे? बोटनी बच्चे, बोटनी। ठीक है, और बोटनी को हम लोग बोलते हैं यहां पे वनस्पति विज्ञान इसे बोलते हैं, वनस्पति वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये वनस्पति विज्ञान है क्या? जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम लोग बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे यानी कि जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी अर्थात प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और बायोलॉजी का वह भाग यानी कि वैसा पार्ट या वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। ओके, चलिए तो ये लिख लीजिएगा। अब इसके जनक की बात करते हैं तो इसके जनक बहुत से प्यारे व्यक्ति थे जिसका नाम था
थियोफ्रेस्टस बच्चे, थियोफ्रेस्टस। मैंने बोला था उस स्लाइड में किसके जिक्र हम लोग करेंगे इस स्लाइड में, ठीक है। तो देखिए थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में। थियोफ्रेस्टस बच्चे, थियोफ्रेस्टस ने, ये बहुत मेहनती थे बच्चे, ये अपने गुरु की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे खासा करते थे, जो कि इसके गुरु कौन है, अरस्तु। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके थियोफ्रेस्टस की, तो लगभग इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था फिर बच्चों, इन्होंने एक बुक लिखा जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरियम बच्चे, प्लांटेरम, ठीक है, प्लांटेरम। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा। लिखने का मकसद क्या था? तो लिखने का मकसद यह था कि इस पुस्तक में इन्होंने लगभग, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, वर्णन करके रखा जिस बुक में, उसे बोल सकते प्लांटेरियम पुस्तक का नाम दिया गया। वो दिए थे कौन? ये थियोफ्रेस्टस दिए थे, वर्णन किए थे 500 अधिक पौधों को। चलिए, तो ये तो स्टडी के तौर पे पता चला सर जी कि ये उन्होंने पुस्तक लिखा, उसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इस पुस्तक का नाम है। आखिर में हम लोग इस शाखा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ब्रांच में, इस ब्रांच में बच्चों हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, टहनियां, जड़, रूट, खाना कैसे बनता है, पत्ते कितने तरह के होते हैं, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये सारे हम लोग, कई प्रकार के पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े उगते हैं, जो बोल सकते हैं कि जंगल में या प्रकृति नेचुरली में उगते हैं, तो ये सारे अध्ययन जो बोल सकते हैं स्टडी करके धर दिया था ना इन्होंने, ये प्लांटेरियम में रखा था, प्लांटेरियम में, ठीक है। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप लोग ये समझ में आया होगा, और इसे इसी तरीका से नोट्स कीजिए ना, बहुत बेहतरीन तरीका से, और एक बार इसको रिवीजन मार लीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूं। अब चैप्टर स्टार्ट होगी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बच्चों अब हम लोग आ गए हैं थर्ड स्लाइड में। इस स्लाइड पर बच्चों मैं आपको चैप्टर को स्टार्ट करके दिखाऊंगा, किस तरीका से आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मैं बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। तो बेहतर बच्चों, सब चैप्टर को आप एग्जाम के नजरिए से देखिएगा तो आपके लाइफ के लिए बेहतर नहीं होने वाला। सारे टीचर आपको एग्जाम, ट्यूशन वगैरह जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते ही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्सटर्नल बातें एनसीईआरटी और भारतीय भवन मिक्स करके मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगी, तो उससे दिक्कत मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए नॉलेज के लिए बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिकली लॉन्ग वीडियो होगा, 30-25 या 20 मिनट की वीडियो हो जाए तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको पूरे डिटेल्स में देने की प्रयास करूंगा चैप्टर को, एक एक चैप्टर को, ओके। तो चलते हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आखिर है क्या? तो देखिए एक चैप्टर आपको पढ़ना, यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, उसका नाम है जैव प्रक्रम बच्चे, जैव प्रक्रम। ये चैप्टर आप लोग स्टडी करने वाले हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने का जरिया मैं बता दूं कि फिर बच्चों यहाँ पे जैव प्रक्रम जो है आपका, इस चैप्टर को मैं, यानी कि चैप्टर 1 है आपका जैव प्रक्रम, चैप्टर 1 आपका होने वाला है ये, और इसका डिफिनेशन भी मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि जैव प्रक्रम है क्या, सबसे पहले मैं उससे बता दूं। तो फिर बच्चों जैव प्रक्रम आप उसे बोल सकते हैं वैसा प्रक्रम जिसमें जीव जंतु के अनुरक्षण के लिए होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके जीवों के लिए जरूरी है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो फिर बच्चों ये डिफिनेशन मैं कई तरीका से दे सकता हूं, आपको डिफाइन करके और समझा भी सकता हूं। देखिएगा, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल 1 चैप्टर है, लेकिन भारतीय भवन बुक से आप पढ़ते हैं तो इसमें जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, कम से कम 4 चैप्टर को मिलाकर इसे बनाया गया। जैसे कि मैं बात करता हूं पहले चैप्टर की, तो चैप्टर 1 में आपको पढ़ना, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं, इसका चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं सबसे पहला पोषण बच्चे, इससे मैं स्टार्ट करूंगा। सेकंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा श्वसन, क्या पढ़ाने वाला हूं? श्वसन बच्चे। और थर्ड में मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चे, थर्ड में आपको पढ़ाने वाला हूं परिवहन। क्या पढ़ेंगे आप लोग? परिवहन। और बहुत इजी, मजा आने वाला इस चैप्टर में आप लोगों को बारी बारी से। फोर्थ चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं इसी का जैव प्रक्रम का
तो वो आपका होगा उत्सर्जन। क्या होगा बच्चों? उत्सर्जन आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर इंक्लूड हम लोग एक चैप्टर में डिफाइन करने वाले हैं। देन इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये 1 चैप्टर इतना में है, तो चैप्टर 2 ये होने वाला है, मैं 5 लिख दिया हूं। तो ये बोल सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर 2 है, लेकिन भारतीय वन से देखें तो चैप्टर 5 है ये। तो यहाँ पे समन्वय एवं नियंत्रण, समन्वय, समन्वय, ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण बच्चे, ये चैप्टर को आप लोग स्टडी कीजिएगा। ओके, देन आपका इसकी बात करते हैं 6 में, तो ये आपका जनन आएगा। ठीक है, जनन चैप्टर आएगा, जीवों में जनन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, देन आपका आएगा यहाँ पे आपका 7वां चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास आएगा। ठीक है, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता बच्चे, सिकता एवं जैव विकास, जैव विकास बच्चे। इस प्रकार हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग मैं सारे चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ाने वाले। एक लास्ट चैप्टर होगा ऊर्जा का चैप्टर, वो है जैव ऊर्जा, इस प्रकार का है, या कुछ और होगा हमारा पर्यावरण होगा इस प्रकार का। तो वो चैप्टर आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो फिर बच्चों क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं इस सारे चैप्टर को 1 बाय 1 करके? तो मैं पूरे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। चैप्टर 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आने वाला है, बारी बारी से वीडियो आते रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नया था कोई बात नहीं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग इस चैप्टर को, चैप्टर 1 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जैव क्रिया को हो गया। देखिएगा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम लोग लिखेंगे जरूर से, जैव प्रक्रम, और यहां पे लिखिएगा पहला चैप्टर में जो आने वाला आपका पोषण। मैंने डिफिनेशन बताया था बच्चे, डिफिनेशन यहां से देख लीजिए, जैव प्रक्रम का परिभाषा फिर से लिख सकते हैं आप यहां से, परिभाषा आखिर है क्या? तो परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जो जीवों के लिए अनुरक्षण है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, और कई तरीका से परिभाषा अपने तरीका से दे सकते हैं। तो मैंने फिर बच्चों एक एग्जांपल यहाँ पे डिफिनेशन इसका दिया कि वे सारी क्रियाएं जो जीवों के लिए जरूरी है, जीवों के बचाव के लिए अनुरक्षण की जरूरी है, उस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा अनुरक्षण कहने का मतलब क्या? अनुरक्षण कहने का मतलब फिर बच्चों कि जैसे कि जीवों में बात करें, पोषण की पहले बात करते हैं। ठीक है, पोषण की बात करते हैं, तो क्या जीवों में पोषण जरूरी है कि नहीं, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो जीवों में पोषण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पोषण अगर नहीं होगा तो फिर बच्चों उसमें न उसका वृद्धि हो सकेगा, न विकास हो सकेगा। ठीक है, तो जब वृद्धि विकास नहीं हो सकेगा तो बताइए वह जीव जो है, सजीव जो है, जीवित नहीं रह सकेगा, अनंत काल तक जीवित नहीं रह पाएगा, यानी कि अपने अंतिम काल तक। ठीक है, तो ये भी होना बहुत जरूरी है। तो पोषण आखिर है क्या, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पोषण आखिर है क्या सर, से इतना आप बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं समझाऊंगा कि पोषण है क्या, उसके बारे में आप वेट कीजिए। ठीक है, क्यों जरूरी है ये। अब आगे बात है, इस चैप्टर की बात में बात करूंगा, लेकिन श्वसन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों सर, श्वसन यानी कि सांस लेना ही श्वसन कहलाता है? तो नहीं बच्चे, सांस लेना ही श्वसन नहीं कहलाता है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती, क्रियाएं होती है, जो कि टीचर आपको, कई टीचर को मैं ऐसे नहीं बोलना सकता, बताना चाहता हूं कि सांस लेना ही श्वसन है। नहीं बच्चे, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारे पदार्थों का खंडन होता है। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने बॉडी में, जीवों के शरीर में पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन में यानी कि सांस कैसे लेते हैं, क्यों होता है, कैसे लिया जाता है, तो ये सारे हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। दिन आपका है परिवहन के बारे में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ कैसे जाएगा,
वो हम लोग देखेंगे पेड़ पौधों में और स्पेशल जीवों में भी देखने वाले। देन आपका होने वाला है उत्सर्जन। उत्सर्जन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पदार्थ हम लोग को शरीर में किस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है। तो खराब पदार्थ बाहर निकलती है, जैसे पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, ये सब हो गया, यूरिया पदार्थ हो गया, तो ये सब बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर जरूरी है हमारे बॉडी के। अगर पसीना बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हमारे अंदर क्या एक जहरीला पदार्थ है जो हम लोग को बॉडी को हानि पहुंचाएगा। तो ये चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है हमारे इस जैव प्रक्रम के लिए। ठीक है, हमारे शरीर के लिए परिवहन को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन को होना बहुत जरूरी है सजीवों में, और पोषण को होना बहुत जरूरी है। यानी कि ये सारे प्रक्रम का होना जीवों में जरूरी है, इसलिए जीवों का अनुरक्षण होता है बच्चे। क्या होता है? अनुरक्षण। अनुरक्षण कहने का मतलब बचाव। क्या हो गया? बचाव। तो मैंने डिफिनेशन क्या दिया कि वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अनुरक्षण मतलब क्या? पोषण का होना बहुत जरूरी है, पोषण का अनुरक्षण होना जरूरी है, श्वसन होना चाहिए और परिवहन होना चाहिए, उत्सर्जन भी होना है। ठीक है, जनन अगर नहीं भी होता है तो सजीव जीवित रह सकता है, लेकिन ये अगर नहीं, चार क्रियाएं हो गए हमारे शरीर में, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन अगर नहीं होता है तो जीवित प्राणी नहीं रह सकता है अनंत काल तक जीवित। ओके, तो मैं अभी तो डेमो दिया हूं कि ये चैप्टर क्यों इतना इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, तो मैं एक एक करके डिफाइन करने वाला चैप्टर वाइज। तो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा डिफिनेशन के बाद। चलिए देखिएगा, तो देखो फिर बच्चों यहाँ पे बात थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने इसका डिफिनेशन दे दिया और एग्जांपल भी मैंने समझाया। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, सजीव बच्चे, इसकी थोड़ा सा बात कर ले तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सजीव कहने का मतलब क्या? तो सजीव हम लोग उसे बोल सकते हैं बच्चे जिसमें जान होती है, एक्चुअली में वो प्रक्रम को कर पाता है, जैविक क्रिया को कर पाता है, उसे हम लोग सजीव का नाम देते हैं। सर जी फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं। प्रक्रम मैं उसे बोल रहा हूँ, जैविक क्रिया उसे बोल रहा हूँ जो मैं आपसे डिस्कशन कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ये क्रियाएं हो रही, ठीक है, जैविक क्रियाएं। और मैं श्वसन ले पा रहा हूँ, आप लोग श्वसन वहां पे ले रहे हैं, तो ये जैविक क्रिया है बच्चे। सजीव जीवित रह के जैविक क्रिया कर पाएगा, अर्थात अगर मर गया तो जैविक क्रिया भी खत्म। और फिर बच्चों निर्जीव में जैविक क्रिया नहीं होती है। तो जैविक क्रिया फिर है क्या? तो फिर बच्चों जैविक क्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, तो सजीवों में क्या होता है बच्चे? तो सजीव में श्वसन होता है बच्चे। जब वो सोए रहते हैं या बोल सकते हैं चलते हैं या उड़ते हैं, तो उसमें बोल सकते हैं श्वसन होना आवश्यक है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये सजीव के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये जैविक क्रिया श्वसन के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक और बात, दौड़ता हुआ बालक, ये भी एक जैविक क्रिया है। दौड़ता हुआ बालक एक क्रिया कर रहा है ये बच्चा, ठीक है, या दौड़ता हुआ जीव, बहुत सारा भी बोल सकते हैं। तो ये जो दौड़ता हुआ बालक है जैविक क्रिया कुछ कर रही है, ठीक है, नहीं करेगा कैसे करना चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया बच्ची, ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया। और भी बहुत सारे हैं, आप लोग बुक में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे जो है श्वसन, सोता हुआ श्वसन करना, जागते हुए श्वसन करना, सांस ले दौड़ना, उड़ना और पेड़ पौधों में वृद्धि करना, तो ये सारे क्या हो गया आपका जैविक क्रिया करती रहती है। तो ये जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रिया किसमें होती है बच्चों? ये सारी क्या कहलाती है? जैविक क्रिया। तो जैविक क्रिया होती है सजीवों में। किसमें होती है? सजीव में। इसे हम लोग बोलेंगे जैविक प्रक्रिया बोलिए या जैविक क्रिया बोलिए, ठीक है, जैविक प्रक्रिया, ये आपका जैविक प्रक्रिया। ओके, चलिए, तो जैविक प्रक्रिया क्या, जैविक प्रक्रिया बताना होगा तो जब जब जीव जंतु सोते समय या जागते समय और या दौड़ते समय श्वसन का कार्य करते हैं तो उसे जैविक क्रिया आप बोल सकते हैं। या दौड़ता हुआ बच्चा, उड़ती हुई चिड़िया, ये सब क्या जैविक प्रक्रिया, और ये सजीवों में होती है। किसमें होती है? सजीवों में। अब इसी के पॉइंट में समझाता हूं यहाँ पे इसके बारे में, निर्जीव के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। इसे नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ये आखिर है क्या? जैसे कि मैं यहाँ पे एक कलम की बात करता हूं तो इसमें किसी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं होती। एक बोल सकते हैं मैं कागज की बात करता हूं तो इसमें कोई प्रकार का प्रक्रम यानी कि जैविक क्रिया नहीं है। एक पत्थर की बात करता हूं तो इसमें भी प्रक्रम यानी कि जैविक क्रिया नहीं है।
और भी बोल सकते हैं बहुत से दुनिया में ऑब्जेक्ट कितना है, तो वो सारे बोल सकते हैं कि आदि को हम बोल सकते हैं इसमें जैविक क्रिया नहीं होती, और जिसमें जैविक क्रिया नहीं होती है वो हमारा क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्जीव। ओके, तो ये था इसके बारे में दोनों डिफरेंस है। अब मैं आपको समझा सकता हूं फिर बच्चों कि पोषण क्या है। अब मैं आपको चैप्टर में लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ये जैविक क्रिया इसमें नहीं होती, इसमें होती, याद रखिए। हटाइए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर चलना, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं इसके बारे में कि आखिर में बच्चों यहां पे कि पोषण है क्या। तो पोषण फिर बच्चों, पोषण आप उसे बोल सकते हैं जब जब जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उपयोग कर उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता है, पोषक तत्व प्राप्त करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करके अपने वृद्धि और विकास में उनका उपयोग करता है, तब जाके पोषण कहलाता है। सर जी इतना लंबा चौड़ा क्यों? तो मैं डिफिनेशन भी समझाऊंगा और आपको यहाँ पे डिफाइन भी करने वाला हूं। देखिएगा, डिफिनेशन से जरूरी मैं आपको समझा देता बहुत अच्छे तरीका से। आप लोग डिफिनेशन बुक से भी लिख सकते हैं। देखिएगा, बात है फिर बच्चों परिभाषा की पोषण की, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पोषण देखिए, मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। या पहले डिफिनेशन में बता दूं, ठीक है। चलिए देखिए फिर बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे पहला जो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, भोज्य पदार्थ बच्चे, भोज्य पदार्थ, ये आखिर है क्या, भोज्य पदार्थ आखिर है क्या। तो फिर बच्चों भोज्य पदार्थ के बिना जीव जंतु बोल सकते जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि हम लोग की बात करते हैं तो हम लोग क्या, चावल, दाल, रोटी, अन्य तरह के भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के अकॉर्डिंग हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता है फिर बच्चों। तो उस मिलने के द्वारा हम बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ फिर बच्चों, जैसे कि भोज्य पदार्थ आपका क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं चावल, ठीक है। चावल आपका भोज्य पदार्थ है। और यहाँ पे चना, ठीक है, चना भी हो गया भोज्य पदार्थ। और भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वसा वाला तिलहन चीज हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, तिलहन चीज, ठीक ना, तिलहन चीज, इसको भी हम लोग बना के खाते हैं। और बोल सकते हैं हो गया यहाँ पे गेहूं यानी कि आटा, ठीक है। चलिए इसी से मैं लिख लेता हूँ गेहूं, ठीक है। अब फिर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इस चारों को लेकर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट बच्चे, कार्बोहाइड्रेट इसमें पोषक तत्व होता है। देन आपका है चना की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन है, आप लोग जानते हैं दलहन फसल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या है, तो इसमें वसा प्राप्त होती है। ओके, इसमें क्या है, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट बच्चे। अब यहाँ पे ये चारों को मैं क्या बोला, ये तो आपके भोज्य पदार्थ हैं, ये सभी क्या है, भोज्य पदार्थ हैं। लेकिन ये क्या है, तो ये पोषक तत्व है फिर बच्चों, क्या है, पोषक तत्व। अब लिख के दे दीजिए पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों पोषक तत्व आप उसे बोल सकते हैं, पोषक तत्व आप उसे बोल सकते हैं वे तत्व या वैसा तत्व जो भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। देखिएगा मैंने ये बोला पोषक तत्व की परिभाषा, इसको आप लिख लीजिएगा कि वे तत्व या वैसा तत्व जो भोज्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं उसे पोषक तत्व कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा था। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पोषक तत्व जब जीव ग्रहण कर लेता है तो ग्रहण करने के द्वारा इसमें बोल सकते हैं कुछ ना कुछ मिलता है इसको, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तब इसको मिलता क्या, ऊर्जा, जिसको आप एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी बच्चों। ये एनर्जी मिलता किससे, तो ये पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद, ठीक है। किसको मिल गया बच्चे, तो जीवों को ऊर्जा मिल चुकी का, पोषक तत्व ग्रहण किया तब। तो यहां से स्टार्ट हो रही बातें यहां तक पहुंच गई। अब यहाँ पे ऊर्जा जब बोल सकते हैं कि ऊर्जा जब जीवों में बोल सकते एनर्जी आ जाती है तो वो कोई कार्य को करने में सक्षम बन पाता बच्चे, यानी कोई वर्क को करता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कार्य, जिसे हम लोग वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क। ये वर्क को करेगा कब, जब बोल सकते हैं सजीव में ऊर्जा आएगी तब। ऊर्जा कहां से भाई, तो यहाँ पोषक तत्व ग्रहण करेगा तब। पोषक तत्व मिलेगा किससे बच्चे, तो यहाँ पे ये भोज्य पदार्थ को खाएगा तब। तो बात थोड़ा सा ये है। आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे देखो दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। सबसे पहले बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं इसमें
वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि, यानी कि जिसको आप ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। इसमें ग्रोथ का मीनिंग गलत हो तो कोई बात नहीं बच्चे, आप लोग सुधार लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा, मैंने बोला कि ये जो कार्य जब यानी कि वर्क करेगा, तो वर्क करेगा तो इसके शरीर में क्या होगा? वृद्धि होगी। वृद्धि जब होगा इसका शरीर, तो जाहिर सी बात है कि इसका शरीर विकास भी करेगा। क्या करेगा? विकास, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि सर सजीव में एक्चुअली में पोषण हुआ है। क्या हुआ? पोषण। तो डिफिनेशन तो मैंने यहाँ पे नहीं बोला, लेकिन मैं आपको एक एक बात को डिफाइन कर दिया हूं। देखिएगा, जैसे कि जब जीव भोज्य पदार्थ को खाता है, ग्रहण करता है, तो उनसे पोषक तत्व प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पोषक तत्व प्राप्त होती है। पोषक तत्व प्राप्त होती है, उस पोषक तत्व से एक तरह की ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को जीव किसी कार्य में लगाता है, या यूज करता है, या उपयोग करता है। उपयोग करने के द्वारा वो बोल सकते उसके शरीर में क्या होता है? वृद्धि, वृद्धि होती है। तब जाके उसके शरीर क्या होता है? विकास कर पाता है। ये सारे प्रक्रम को हम लोग बोलेंगे क्या? ये प्रक्रिया को, सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। तो डिफिनेशन आप लोग बुक वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला लिखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं बच्चे। ठीक है, बस अर्थ आपको लिखने आना चाहिए। जब जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। ये तो शॉर्ट में डिफिनेशन हो गया। ठीक है, जो मैं आपको समझाया वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, चलिए।